जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है ये साफ होता जा रहा है कि किसान आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि वामपंथियों के आंदोलन में बदल चुका है। वामपंथी संगठन किसानों के भेष में इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि सरकार और किसानों के बीच कोई समझौता हो। माना जा रहा है कि वामपंथियों की इस करतूत के पीछे चीन से उनकी पुरानी यारी है। जी हाँ, चीन से अपनी वफादारी निभाने के लिए भारत के वामपंथी संगठन देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भारत ने जिस तरह से चीनी कंपनियों का बहिष्कार किया है उससे चीन की सरकार बौखला गई है और भारत से बदला लेने के लिए उसने अपने टुकड़ों पर पलने वाले देसी कॉमरेडों को सक्रिय कर दिया है। अब ये कॉमरेड किसानों को भड़काकर पंजाब में रिलायंस जियो के टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि रिलायंस पहले ही पंजाब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये कह चुका है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के धंधे में उतरने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल रिलायंस को नुकसान पहुंचाने वाले ये वामपंथी ये सब करके 5G नेटवर्क के मैदान में चीनी टेलीकॉम कंपनियों को एंट्री दिलवाना चाहते हैं। हकीकत में भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए ही इस आंदोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान आंदोलन की वजह से अब तक हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। चीन के समर्थक सत्ता के गलियारों से लेकर मीडिया तक और JNU, AMU और जामिया से लेकर शाहीन बाग तक बिखरे पड़े हैं। जिहादी और वामपंथी गठजोड़ देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है और इसकी वजह है इनका गद्दारी का पुराना इतिहास। वामपंथी हमेशा दूसरों के इतिहास पर बात करते हैं लेकिन अपना काला इतिहास किसी को नहीं बताते। लेकिन आज इन वामपंथियों की गद्दारी का इतिहास जानना बेहद ज़रूरी हो गया है। हालांकि वामपंथियों का यह काला इतिहास मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज ये एक बार फिर आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा संबंध किसान आंदोलन से है। आज खरी बात में वामपंथियों की गद्दारी का एक एक सबूत सामने आएगा, लेकिन उसके पहले देखिए एक पोस्टर जिससे आपको आज का विषय समझने में आसानी होगी। इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं चीन के तानाशाह माओ त्से तुंग और ऊपर बंगाली में लिखा हुआ है चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन। 60 के दशक में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का पोस्टर कुछ ऐसा ही होता था। भारत के वामपंथी नेता गांधी, नेहरू और पटेल को नहीं बल्कि माओ त्से तुंग को अपना आदर्श मानते थे और यही वजह थी कि 1962 के युद्ध में इन्होंने खुलकर चीन का साथ दिया। इतना ही नहीं, 50 के दशक के आखिरी में जब भारत और चीन के संबंध तेजी से बिगड़ने लगे तो इन वामपंथियों ने न केवल चीन के लिए जासूसी की बल्कि भारतीय सेना में चीन के पक्ष में बगावत करने की कोशिश भी की। 1962 में अगर चीन जीता तो इसकी एक वजह भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नाकामी थी, तो दूसरी वजह वामपंथियों की गद्दारी थी। वामपंथियों के इस देशद्रोही हरकत का पूरा लेखा जोखा मौजूद है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में, जिसे 7 फरवरी 1962 को तैयार किया गया था, यानी चीन के साथ हुए युद्ध के ठीक 8 महीने पहले, और इसे सार्वजनिक किया गया था मई 2007 में। सोचिए ये खुफिया रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण रही होगी कि इसे पूरे 45 साल तक अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। इस रिपोर्ट का नाम है द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सिनो सोवियत डिस्प्यूट। ये रिपोर्ट CIA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, चाहे तो आप भी इसे देख सकते हैं। दरअसल 50 के दशक के आखिर में ख्रुश्चेव के सोवियत संघ और माओ के चीन के बीच एक वैचारिक टकराव हुआ था। उसी दौर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दुनिया भर में यह पड़ताल की थी कि किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के साथ है और किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ के साथ है। इसी सिलसिले में दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA ने पूरे 1 दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके तमाम नेताओं पर पैनी नजर रखी और उसके बाद तैयार हुई थी ये रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में कैसे भारतीय वामपंथियों की गद्दारी को बेनकाब किया गया है। CIA की खुफिया रिपोर्ट बहुत बड़ा खुलासा करती है कि कैसे चीन के कहने पर भारतीय वामपंथी नेताओं ने तिब्बत में चीनी कब्जे को सही ठहराया था और दलाई लामा का विरोध किया था। इसी खुफिया रिपोर्ट के पेज नंबर 57 पर लिखा हुआ है कि अप्रैल 1959 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता VT रणदिवे ने चीन के राजदूत पेन तुजिलाई से मुलाकात की, जिसमें रणदिवे ने तिब्बत के विवाद पर चीन को समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस बैठक में चीन को यह भी सुझाव दिया कि वो भारतीय जनसंघ यानी वर्तमान BJP और दक्षिणपंथी पार्टियों पर हमला करें। इस मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद
कॉमरेड रणदिवे ने एक लेख में लिखा कि दलाई लामा को शरण देकर भारत चीन के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। वहीं पार्टी के बड़े नेता वासु पुनैया ने कहा कि तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद विदेशी धरती पर एक ठिकाना मिल गया है जहां से भूमिगत गतिविधियां चलाई जा सकती हैं। तो सुना आपने, चीन के इशारे पर भारत के कम्युनिस्ट तब से लेकर अब तक बीजेपी और आरएसएस पर हमले करते आए हैं। अब आगे सुनिए, सीआईए की इस खुफिया रिपोर्ट में एक से बढ़कर एक खुलासे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेता उस दौर में पार्टी के अंदर खुलकर चीन का समर्थन कर रहे थे। इस रिपोर्ट में लिखा है कि सितंबर 1960 में सीपीआई की बैठक में कॉमरेड ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत, वासु पुनैया, वीटी रणदिवे और सुंदरैया ने पार्टी आलाकमान पर यह दबाव डाला कि वो खुलकर चीन को समर्थन और सहयोग प्रदान करें। इस बैठक में जब कुछ लोगों ने उनका विरोध किया तो उनकी खुलेआम बेइज्जती की गई। सोचिए, 50 और 60 के दशक में चीन के कट्टर समर्थक रहे ज्योति बसु बाद में पश्चिम बंगाल के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो कॉमरेड सुरजीत को बाद में भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा गया और 1989, 1996 और 2003 में कॉमरेड सुरजीत ने देश की सरकारें बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन हकीकत में कॉमरेड सुरजीत भारतीय राजनीति के चाणक्य नहीं थे, बल्कि तक्षशिला के गद्दार नरेश आंभी कुमार की तरह थे, जिन्होंने राजा पोरस के खिलाफ विदेशी सिकंदर से हाथ मिला लिया था। सीआईए की इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉमरेड सुरजीत पर आरोप है कि वो और उनके कुछ साथी भारतीय सेना के अंदर एक गुप्त गुरिल्ला संगठन बनाने का चक्रव्यूह रच रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दौर में हर वामपंथी नेता चीन के साथ खड़ा था। कॉमरेड अजय घोष और कॉमरेड दांगे जैसे नेता भी थे जो चीन के खिलाफ थे। सीआईए की इस रिपोर्ट में लिखा है कि फरवरी 1959 में सीपीआई के महासचिव अजय घोष ने पार्टी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि चीन चाहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा तंत्र खड़ा करे जो सशस्त्र संघर्ष करने की क्षमता रखता हो और भारतीय सेना में भी अपनी घुसपैठ बढ़ा सके। सितंबर में अजय घोष ने एक बैठक में पार्टी की चीनी सेना के स्वागत करने की रणनीति का विरोध किया। लेकिन कॉमरेड घोष की इस बात का कट्टरपंथी वामपंथी नेता नंबूदरी पाद, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत, वीटी रणदिवे ने विरोध किया। उनकी दलील थी कि उग्र जन आंदोलन होने पर सीपीआई के पास सरकार के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई लड़ने और जनता का मुक्तिदाता बनने का अवसर होगा, क्योंकि उनकी पार्टी को भारत की सीमा पर मौजूद चीन की सेना की मदद मिल जाएगी। तो सुना आपने, ज्योति बसु, सुरजीत और नंबूदरी पाद जैसे वामपंथी नेताओं को लग रहा था कि अगर भारत की सरहद पर चीनी सेना आ जाएगी तो वो उसकी मदद से लाल किले पर हंसिए हथौड़े वाला लाल झंडा फहरा देंगे। इस खुफिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन का पश्चिम बंगाल के वामपंथी नेताओं के साथ साथ एक बड़ा नेक्सस था। इस रिपोर्ट में लिखा है कि सितंबर 1960 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक दल कलकत्ता आया। उसने बंगाल इकाई के कई नेताओं के साथ बैठकें की और गुप्त रूप से कलकत्ता में चाइना रिव्यू के दफ्तर में 4 शक्तिशाली रेडियो सेट लगाए ताकि पीकिंग यानी वर्तमान बीजिंग से होने वाले प्रसारण को सुना जा सके और वहां से जो निर्देश मिले उनके पर्चे छापकर जनता के बीच प्रचार किया जाए। सोचिए, चीन ने भारत पर हमला करने के 2 साल पहले ही वामपंथियों की मदद से कितना बड़ा जासूसी नेटवर्क तैयार कर लिया था। इतना ही नहीं, चीन की सरकार वामपंथियों को खुलकर पैसा भी भेज रही थी। सीआईए की इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के वामपंथियों को चीन सरकार आर्थिक मदद पहुंचा रही थी। इसकी जानकारी भारत सरकार को भी थी। 27 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने बैंक ऑफ चाइना का विदेशी करेंसी में डील करने का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस बैंक पर आरोप था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध रूप से धन मुहैया कराया जा रहा है। तो सोचिए, ये गद्दार वामपंथी 1962 के युद्ध के पहले और युद्ध के दौरान कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे और यही साजिश एक बार फिर किसान आंदोलन के नाम पर रची जा रही है। तब ये वामपंथी हिंदुस्तान की धरती पर चीन की हुकूमत चाहते थे, वहीं आज ये वामपंथी भारत के बाजारों पर चीन का कब्जा चाहते हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है
प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।